हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंक क्लासेस। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कवर करने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रेडरिक सोरेव से, जो 1848 में 4 प्रिंट्स पब्लिश करते हैं, विजुअलाइजिंग हिज वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यहाँ पे जो नेशंस थे वो आइडेंटिफाई किए जाते थे उनके फ्लैग्स के थ्रू, मीनिंग कि कैसे वर्ल्ड नेशन स्टेट्स की तरफ बढ़ रहा है। ही वॉन्टेड टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भाईचारा। इस चैप्टर में आप देखोगे कि कैसे 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की वजह से पूरे यूरोप में पॉलिटिकल चेंजेस आए, स्पेशली द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। मोनार्की से मॉडर्न स्टेट की तरफ डेवलपमेंट तो चल ही रहे थे, मगर वहां से निकलता है नेशन स्टेट, जहां पे पीपल आर बाउंड बाय अ कॉमन आइडेंटिटी। उनके बीच में जो कॉमननेस, एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई थ्रू देयर शेयर्ड स्ट्रगल्स। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इट सेट्स अप the first clear expression of nationalism. France was under absolute monarchy. French Revolution से जो भी political and constitutional changes आए थे, उनके वजह से there was a transfer of sovereignty from monarchy to the French citizens. इसीलिए ये revolution proclaim करता है कि people constitute the nation and its destiny. फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत से तरीके अपनाए कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट करने में। आइडियाज ऑफ ला पात्रे, द फादरलैंड, एंड द ले सिटिजन, द सिटीजन, एम्फसाइज्ड यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। एक नए फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर के साथ साथ स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली से रिप्लेस कर दिया गया, विच वॉज मेड अप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स by the active citizens of the country. साथ में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव को एस्टैब्लिश किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज या जो ड्यूज थे उनको हटाकर एक यूनिफॉर्म सिस्टम को उन्होंने लागू किया। रीजनल डायलेक्ट्स को भी डिस्करेज करते हुए फ्रेंच लैंग्वेज को एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे वो और डिक्लेयर करते हैं कि ये फ्रेंच लोगों का मिशन है टू मेक श्योर टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड बिकम नेशंस। इन चेंजेस के साथ फ्रेंच आर्मी भी नेशनलिज्म की भावना को पूरे यूरोप में फैलाने लगी, लेकिन 1799 में नेपोलियन फ्रांस को कॉन्कर कर लेता है। फ्रांस फिर से मोनार्की के अंडर आ जाता है। डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मगर नेपोलियन अपने साथ काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाता है ताकि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज़्यादा रैशनल और एफिशिएंट बना सके। सिविल कोड ऑफ 1804, पॉपुलरली नोन एज नेपोलियनिक कोड, में काफ़ी सारे वैसे चेंजेस हैं। पहला, he removes privileges based on birth. Second, equality before law establish करता है। Third, वो right to property देने लगता है। चौथा, administrative divisions को बहुत ही simple कर देता है और साथ में transport and communications भी improve हो जाते हैं ताकि businesses और trading अच्छे से हो सके। लास्ट, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करके पेजेंट्स को सर्वडम से फ्री कर देता है। इन रेवोल्यूशनरी चेंजेस से शुरू में नेपोलियन एंड फ्रेंच आर्मी को बहुत एंथुसियाज्म से वेलकम किया जाता है, मगर बहुत ही जल्द लोगों में हॉस्टिलिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि दे रियलाइज कि कैसे नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स उनके पॉलिटिकल फ्रीडम को इंश्योर नहीं कर रही हैं। ऐसे कुछ एक्शंस थे जैसे इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप और यूरो
को कॉन्कर करने के लिए फ्रेंच आर्मी में फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट्स नहीं एग्जिस्ट किया करती थी। आज के जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड भी किंगडम्स में डिवाइडेड हुआ करती थी विच वर रूल्ड बाय किंग्स एंड एम्परर्स। इन मोनार्कीज के अंडर भी डाइवर्स पॉपुलेशन एग्जिस्ट तो किया करते थे, मगर उनकी कोई कॉमन या कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। उनके आइडियाज़, कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस भी अलग हुआ करते थे। बस एक बात कॉमन थी और वो थी देयर एलिजेंस टू देयर एम्परर। सो ये नेशन स्टेट्स का आइडिया कहाँ से आता है? हमें ये पता है कि यूरोप में डोमिनेंट क्लास एरिस्टोक्रेसी थी, who were minority but rich. They used to own lands, estates in the countrysides and speak French language. वहीं पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन बनी थी पेजेंट्री से, जो कि पुअर थे और उनके पास लैंड भी नहीं हुआ करते थे, और एरिस्टोक्रेसी के अंडर ही उनको एग्रीकल्चर और काम करना पड़ता था। वहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक नए सोशल ग्रुप की एंट्री होती है कॉल्ड द मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन से बनी होती थी। ना ही दे वर एक्सट्रीमली रिच नॉर वर दे पुअर, बल्कि एजुकेटेड और लिबरल माइंड के हुआ करते थे। इनके ही सोच से आता है नेशनल यूनिटी की एक भावना और साथ साथ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटाना। What did liberal nationalism stand for? मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म के कुछ अपने मतलब थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इन अ पॉलिटिकल सेंस वो चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऑटोक्रेसी यानी कि मोनार्की का एंड, साथ में चर्च से रिलेटेड इंडिविजुअल्स को जो भी प्रिविलेजेस मिली है वो सब हट जाए, और पार्लियामेंट के थ्रू एक जनता के कंसेंट पे बना हुआ सरकार हो। मगर हमें पता है कि यहाँ यूनिवर्सल सफरेज लोगों को नहीं मिली थी, यानी कि बस लैंड ओनिंग इंडिविजुअल्स को ही वोटिंग राइट्स मिले थे, ना कि विमेन और नॉन लैंड ओनिंग इंडिविजुअल्स को। थ्रू आउट 19th सेंचुरी लोग अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते रहे। इकोनॉमिकली यानी कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म के अपने मीनिंग थे। ट्रेडर्स चाहते थे कि एक मार्केट में ओपन एंड इजी फ्लो हो ट्रेड का। वो नहीं चाहते थे कि हर स्टेट में जो उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है, हर स्टेट के सिस्टम को फॉलो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको ना कोई प्रॉफिट अच्छे से हो पाता है और ना ही वो अपनी ट्रेडिंग अच्छे से कर पाते हैं। सो इन ऑब्स्टेकल्स को वो हटाना चाहते थे और चाहते थे कि बिना किसी रुकावट के गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो। 1815 में बैटल ऑफ प्लेसी में नेपोलियन गेट्स डिफीटेड बाय ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मोनार्की, चर्च और हायरार्की ऑफ द सोशल फैमिलीज रिस्टोर करी जाए। वो जो भी मॉडर्न आइडियाज़ नेपोलियन के साथ आए थे उनको हटा देना चाहती थी, मगर ये मानती थी कि मॉडर्नाइजेशन से स्टेट पावर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न आर्मी, डायनामिक इकोनॉमी, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म के साथ। 1815 में ही ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ड्रॉ अप ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाता है, फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए फ्रेंच बॉर्डर पर स्टेट सेट किए जाते हैं। यहाँ मेन इंटेंशन ये होता है टू रिस्टोर मोनार्की एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। बट दीज कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक, मीनिंग
कि वो कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी उनके ऊपर डिसेंट टॉलरेट नहीं कर सकते थे. दे इम्पोज सेंसरशिप and stopped any or all ideas related to liberty associated with French revolutions. But French Revolution के जो ideas अभी भी बहुत popular थे, and one of the major issues that the liberal nationalists took up and criticized was the new conservative order and wanted freedom of the press. The revolutionaries 1815 के दौरान और 1815 के बाद काफ़ी सारे लिबरल नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज को अंडरग्राउंड होना पड़ा. सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी जहां रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था और उनके आइडियाज़ को स्प्रेड किया जाता था. ऑल द रेवोल्यूशनरीज मेड अ कमिटमेंट टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड अपोज ऑल काइंड्स ऑफ मोनार्कल फॉर्म्स दैट वर मेड आफ्टर द वियना कांग्रेस. एंड नेशन स्टेट्स के क्रिएशन को उन्होंने एक नेसेसिटी समझा. उनमें से एक थे गिज़ेपी मज़ीनी, जो खुद एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे नोन एज कार्बोनारी. ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिक्यूरिया. बट उस टाइम पे भी इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ को फाउंड किया, known as Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne. Mazzini believed that God had intended nations to be a natural units of mankind and Italian liberty के लिए इटली को यूनिफाई होना पड़ेगा. Following his models, many societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Age of Revolution 1830 से 1848 के बीच में 2 मेजर रेवोल्यूशंस हुए. फर्स्ट, जुलाई रेवोल्यूशन. इट स्टार्ट्स इन फ्रांस वेयर बर्बन किंग को ओवरथ्रो करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेट किया जाता है विद लुइस फिलिपे एज द हेड ऑफ द स्टेट. It also sparks a revolution in Brussels, Belgium, where Belgium breaks away from United Kingdom of Netherlands and becomes an independent state. Second, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीस 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, बट विद राइज इन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म ग्रीक्स ऑल्सो स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1921. ग्रीक नेशनलिस्ट को पूरे वेस्ट यूरोप से सपोर्ट मिला. पोएट्स, आर्टिस्ट lauded Greece as the cradle of European civilization and finally in 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साइनिंग के साथ ग्रीक को भी आज़ादी मिल गई एंड ग्रीस बिकम्स एन इंडिपेंडेंट स्टेट. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ कल्चर भी नेशनलिज्म की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आर्ट, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेसिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स. यहाँ से कल्चरल मूवमेंट डेवलप होता है नोन एज रोमांटिसिज्म, which sought to develop the nationalist sentiment. यहाँ के आर्टिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस को एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन इमोशन, मिस्टिकल फीलिंग एंड इंट्यूशंस. उन्हीं में से एक थे जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड, who claimed that true German culture is among the common people known as das Volk. इसीलिए फोक सॉन्ग्स, पोएट्री एंड फोक कल्चर को समझा जाना चाहिए because they become an important part of nation building. They emphasized vernacular language as language played an important role in developing nationalist feeling. लोगों की भाषा से ही लोगों के सेंटिमेंट्स को समझा और वहां तक पहुंचा जा सकता था. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से हटा के रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज कर दिया गया. However, after 1831, when an armed rebellion against the Russian was crushed, many members of clergy started using Polish as a weapon of national resistance. Therefore, the use of Polish became a symbol of struggle against the Russian dominance. Hunger, hardship, and popular revolt. The 1830s were years of economic hardship in Europe. Because of rise in population,
More people seeked jobs in the cities. People had to live in overcrowded slums, and because of industrialization, cheap machine made goods from England created stiff competitions to small producers. यूरोप के कई जगहों पे जहाँ एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, peasants still had to struggle under burden of feudal dues. फूड प्राइसेस के बढ़ने से और बैड हार्वेस्ट की वजह से वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा. In 1848, food shortages and unemployed led to protest, which resulted in barricades, and Louis Philippe was forced to flee. National Assembly then proclaims republic and grants suffrage to all adult males above 21 and even guarantee the right to work. 1845 में weavers भी protest करते हैं against their contractors who used to supply them the raw materials and give them orders for finished textiles, but they would reduce their payments. 1848, the revolution of the liberals. Along with the poor and the unemployed, educated middle class भी अपना revolt शुरू कर रहा था. Men and women combined their demands for constitutionalism with national unification. मतलब making of a nation state upon parliamentary principles which included a constitution, freedom of press and association. German regions में भी a large number of political associations who were made up of middle class professionals like the businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. 18th May 1848 को 831 elected representative एक फेस्टिव प्रोसेशन में मार्च करते हैं टुवर्ड्स द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट टू टेक देयर पोजीशंस. एक जर्मन नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है विद द मोनार्की एज अ हेड ऑफ द पार्लियामेंट. हाउएवर, व्हेन दे ऑफर्ड द क्राउन विथ टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम IV, he rejects it and joins other monarch. एरिस्टोटियन मिलिट्री के खिलाफ जो भी ऑपोजिशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, इट erodes the social basis of parliament, where the powerful middle class now starts ignoring the needs and demands of workers and artisans. एंड में ट्रूप्स को बुलाकर असेंबली को डिसबैंड करना पड़ा. विमेन के पास पहले से ही पॉलिटिकल राइट्स नहीं था एंड इट बिकम्स एन कंटिन्यूस इशू इवन देन. Even without political rights, women were participating in large numbers. वो अपने political associations बनाते थे, they founded newspapers and political meetings and demonstrations में भी part लेते थे. However, parliament के बनने पर भी they were only invited as onlookers. Conservative forces ने चाहे liberal movements को suppress तो कर दिया है, मगर वो वापस से monarchical ऑर्डर को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं. सो विद टाइम सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में भी चेंजेस आने लगते हैं. सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर गेट्स अबॉलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया. एंड नाउ द हैब्सबर्ग रूलर्स ऑल्सो ग्रांट मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867. The making of Germany and Italy. After 1848, you will see that how the conservatives used nationalist sentiments to promote state power and political domination. ये चीज़ हमें ऑब्जर्व होती है जर्मनी एंड इटली के फॉर्मेशन में. 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स नेशन स्टेट के लिए रिवोल्ट तो करते हैं, मगर दे गेट सप्रेस्ड बाय द मोनार्की एंड द मिलिट्री, जिनको सपोर्ट कर रहे थे large landowners of Prussia known as Junkers of Prussia. तो इसके बाद Prussia takes on the leadership to unify the whole country. So Chief Minister Otto von Bismarck becomes the architect of this process, and
With the help of Prussian army and bureaucracy, 3 wars over the 7 years with Austria, Denmark, and France ends with Prussian victory. So, 18 January 1871 में German states के princes, army representatives, and important Prussian ministers, including Otto von Bismarck himself, वो इकट्ठा होते हैं हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्साइलेस एंड काइजर विलियम वन को हेड बनाते हैं एक नए जर्मन एम्पायर का. सो ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था जर्मनी में, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है डोमिनेशन ऑफ प्रुशिया. अब ये एक जो नया स्टेट बना है, it places a strong emphasis on modernizing the currency, banking, and legal and judicial systems. ये ब्यूरोक्रेसी एक आइडियल मॉडल बनती है बाकी जर्मन स्टेट के लिए. इटली यूनिफाइड. जर्मनी की तरह ही इटली भी बहुत से हिस्सों में डिवाइडेड था. It also had a long history of political fragmentation. In the middle of 19th century, Italy had 7 states, meaning Sardinia Piedmont ही एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा स्टेट था जहां पे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था. अदरवाइज नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर में पोप एंड साउथ में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल कर रहे थे. 1830s के दौरान गिजेपे मज़ीनी tries to put together a coherent program to unify the Italian Republic. But even these revolutionary tactics fail. So सारा जिम्मा यूनिफिकेशन का पड़ता है किंग विक्टर इमानुअल II of Sardinia Piedmont पे. Chief Minister Cavour now leads this movement. 1859 में he successfully forms an alliance with France and defeats Austrian forces. बहुत से armed volunteers now join Giuseppe Garibaldi, and in 1860 they march into the South Italy and the Kingdom of Two Sicilies and succeed in winning the support of the local peasants. तो फिर 1861 में Victor Emmanuel II gets proclaimed as the King of United Italy. And this is how Italy gets unified. The strange case of Britain. 18th century से पहले there was no British nation. यहाँ के लोगों की ethnic identities थी जैसे English, Welsh, Scots और Irish. इन सब के अपने cultural and political traditions थे. With rise in wealth, importance and power, बाकी की countries पर influence भी बढ़ता गया. 1688 में English Parliament seizes power from the monarchy. In 1707, the Act of Union between England and Scotland results in United Kingdom of Great Britain. Since British Parliament में सब English members हुआ करते थे, this growth of British identity now was suppressing the Scotland's own culture and political institution. Catholic clans of Scottish Highlands suffered terrible repression because of this. They were not allowed to speak their language, wear their national dress, or were even driven out of their own homeland. Same situation Ireland की भी थी. वो कंट्री डिवाइडेड थी कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, मगर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कैथलिक स्टार्टेड रिवोल्टिंग. In 1798, after a failed revolt by Wolfe Tone, 1801 में आयरलैंड गेट्स फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम. अब ये जो नया ब्रिटिश नेशन बना था, ये बना था प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर which included British flag, the national anthem, God Save Our Noble King, and the English language. Visualizing the nation. 18th and 19th century के आर्टिस्ट एक पर्सन के थ्रू नेशन को पर्सोनिफाई करने लगे, यानी कि रिप्रेजेंट करने लगे. फीमेल फिगर्स का यूज करके वो नेशंस के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया करते थे. जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था, दैट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक
को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था. So these female allegories were invented. Example, Marianne, जो कि popular Christian name था फ्रांस का. It underlined the idea of a nation. She would wear red caps, tricolor, cockade, which were symbols of liberty and the republic. इनके स्टैचूज भी इरेक्ट किए गए to inspire and persuade unity among common people. Similarly, Germany में popular थी जर्मेनिया, who would wear a crown of oak leaves because Germans के लिए oak would stand for heroism. Nationalism and imperialism. By the end of 19th century, the feeling of nationalism was losing its idealistic sentiments. अब यूरोपियन पावर्स इसको मैनिपुलेट कर रहे थे अपने imperialistic गेन्स के लिए. 1871 के बाद बाल्कन रीजन्स जो बना था बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस जैसे कंट्रीज से, एंड वहाँ के लोगों को हम स्लैव्स बोला करते हैं. ये लोग ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे. बट विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, द बाल्कन स्टेट्स स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देमसेल्फ independent. However, different Slavic nations अपने आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. They were jealous of each other and wanted more and more territory. Therefore, Balkans became the scene of a big power rivalry, especially over trade and colonies. This led to many conflicts and wars and finally resulted in World War I. So nationalism aligned with imperialism led Europe to a disaster in 1914. इसी दौरान दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी थे जो यूरोपियन पावर्स को अपोज कर रहे थे अपने नेशनलिस्टिक व्यूज के थ्रू. ये एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट्स एक्चुअली में नेशनलिस्ट ही थे, एज दे ऑल वांटेड टू फॉर्ज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट. हालांकि यूरोपियन नेशनलिस्ट आइडियाज को कहीं रिपीट नहीं किया गया, बल्कि सब कंट्रीज ने अपनी स्पेसिफिक फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप किया. Therefore, the idea of societies under a nation states became a natural and universal idea. With this, we complete our chapter and reach the end of the video. Thank you everyone for studying with us. Please like and don't forget to subscribe. And अगर कोई डाउट या इंक्वायरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए.